प्रधानमंत्री ने नई वैक्सीनेशन पॉलिसी की एक तरीके से आज शुरुआत और घोषणा करी है, लेकिन समूचे विपक्ष ने इसको नकार दिया। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में लगातार सियासी हिंसा हो रही है। उत्तर 24 परगना, बर्धमान और दूसरे इलाकों में सियासी हिंसा हुई है। उधर टीएमसी सांसद महुआ मित्रा ने राज्यपाल पर सीधा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि राजभवन में ओएसडी पदों पर उन्होंने अपने परिवार के लोगों को और परिचितों को नियुक्त किया है। हालांकि राज्यपाल ने इस आरोप से इनकार किया है, लेकिन सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उधर ममता बनर्जी पर भी हार का बदला लेने का आरोप है, क्योंकि शुभेंदु और उनके भाई पर केस दर्ज किया गया है। यानी कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की सियासत में उबाल अभी बाकी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष साहब हमसे जुड़ेंगे। उनसे हम बात करेंगे। दिलीप घोष साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है, बराबर, बोलिए। दिलीप साहब, बंगाल में चुनाव हो गया। चुनाव में राजनीतिक पार्टियां लड़ती हैं, विरोध होता है, तीखा टिप्पणी होती है, सब कुछ हम देखते हैं। लेकिन चुनाव के बाद आज भी बंगाल में बहुत आग है, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। डेली खबरें आती हैं, पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं, हिंसा होती है, मुकदमे होते हैं, पॉलिटिकल शिफ्ट्स होते हैं। ये कब तक चलेगा बंगाल में, दिलीप दा? देखिए, बंगाल की राजनीति काफी सालों से रक्त रंजित है और जब से यहाँ कम्युनिस्ट प्रभावी हुए, ताकतवर बने, लगभग 1967 से ये हिंसा शुरू हुआ। और जो भी आंदोलन हुआ यहाँ, राजनीतिक आंदोलन, चाहे वो तेभागा आंदोलन हो, इस प्रकार कई आंदोलन, और उसमें काफी हत्याएं भी हुई है। उससे उभर कर कम्युनिस्ट पार्टी सामने आई, बाद में 77 में सत्ता में आ गई और वो हिंसा लगातार चलता रहा। लगभग 34 साल सत्ता में रहे, लगभग 55,000 से भी ज्यादा लोग उस हिंसा के शिकार हुए। लेकिन ये जो कल्चर हो गया यहाँ की पॉलिटिक्स की हिंसा की, वो अभी तक बंद नहीं हुआ। और टीएमसी ने उसको एकदम अपना पॉलिसी बना रखा है। पहले उनके साथ सीपीएम का, कांग्रेस का, फिर हम जब शक्तिशाली बने तो हमको टारगेट बनाया गया। पिछले 5 साल से लगभग 167 लोगों का, हमारी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। बाकी समाज में इतना हिंसा व्याप्त है, हजारों लोगों की भी कत्लेआम हुई। दिलीप साहब, एक चीज आपसे समझना चाहता हूं। देश में बहुत हर, आप कह दिए 6 महीने में 1-2 चुनाव विधानसभा के होते हैं। विधानसभा चुनाव में लोग पार्टियां बदलते हैं, कुछ लोगों का टिकट कटता है, दूसरी पार्टी में जाते हैं, हिंसा भी होती है, बयानबाजी भी होती है। आप अब प्रमुख विपक्ष दल हैं ना, आपने लेफ्ट और कांग्रेस दोनों को रिप्लेस किया है। इस वक्त बीजेपी मुखरता से प्रमुख विपक्ष दल के दर्जा है आपके पास। आप वहां के सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी हैं। आज ममता बनर्जी के साथ दिक्कत बंगाल में क्या है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी के भी कुछ लोग जो हैं वो संपर्क में हैं। अभी भी लोग पार्टियां बदलने की खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के कई लोग टीएमसी में जा सकते हैं, ये खबरें आ रही हैं। अभी भी पॉलिटिकल हिंसाओं का दौर चल रहा है। अभी भी गवर्नर से कन्फ्रंटेशन का मामला चल रहा है। ये कब तक चलेगा? लोग एक तरफ कोविड से परेशान है, वहां साइक्लोन आया था, ममता बनर्जी ने क्लेम किया कि 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, अब उसकी भरपाई कर दी है। लेकिन ये पॉलिटिकल राइवलरी की जो ये कथा शुरू हुई है, इसका अंत बंगाल में कैसे होगा? देखिए, यहाँ की राजनीति की विशेषता रही है, जब स्वतंत्रता का पहले यहाँ लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते थे लड़ाई, और अभी चुनाव हो गया, फिर जब तक कांग्रेस राज्य में और केंद्र में रहा तब तक तो ठीक था। जब यहाँ वामपंथी आए तो हर बात में केंद्र सरकार जवाब दो और रास्ते में उतर जाना। आज भी देखिए, चीफ मिनिस्टर होते हुए भी उनको वही मजा आता है। कोई भी बात हो, खुद जाके रास्ता में उतर जाते हैं और रैली करते हैं, चलते हैं। मोदी जी को टारगेट करना, केंद्र सरकार को टारगेट करना। और अभी जो चुनाव हुआ उसमें सेंट्रल फोर्स, चुनाव कमीशन, ईवीएम, इनको टारगेट किया गया। कुछ नहीं हो तो गवर्नर को टारगेट करो, उनके बारे में अनप शनप शब्द प्रयोग करके, असम्मानजनक शब्दों प्रयोग करके उनको आपने क्योंकि ये गवर्नर वाला क्लॉज दिया है, बनाया जाता है। लोकसभा में मोइना मित्रा जी हैं, जो कि महुआ मित्रा है, माफ करिएगा, जो सांसद है टीएमसी की, बैंकर रही हैं इतिहास में। उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट से काफी, आप कह सकते हैं, कंट्रोवर्सीज हुई है। लगभग 5 से 6 नाम उन्होंने बताए हैं जो गवर्नर बंगाल के रिश्तेदार हैं या करीबियों के रिश्तेदार हैं, जिनको गवर्नर हाउस में नौकरियां दी गई हैं। आपका अपना टेक उस पर? नहीं, देखिए, मुझे जानकारी नहीं है। अगर बंगाल से बाहर कोई हिंदी भाषी, दूसरे भाषी आ गया तो उनका खिलाफ खड़ा हो जाना,
जबकि 40 लाख से ज्यादा यहाँ के नौजवान नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में हैं। तो गवर्नर ने भी शायद उसका स्पष्टीकरण दिया है। हाँ। जहां तक मुझे मालूम है उनके साथ, उनका परिवार के साथ दूर दूर किसी का रिश्ता नहीं है। और कोई भी लगे उनको संदेह, किसी भी ऊपर आरोप लगा देते हैं। मोदी जी के ऊपर आरोप लगते हैं, अमित शाह जी का, नड्डा जी के ऊपर आरोप लगा देते हैं। तो इसका कोई उनका जिम्मेदारी नहीं है। कुछ भी बोल दो, चला लो मीडिया में और सोशल मीडिया में, और फिर वो राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। दिलीप दा, एक कन्फ्रंटेशन भी हमको देखने को मिल रहा है राज्य सरकार और सेंटर के बीच में, जो कि सिर्फ और सिर्फ जब तक चुनाव चलता तो ठीक रहता, लेकिन हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे और जो साइक्लोन आया था उसको लेकर एक मीटिंग उन्होंने बुलाई थी, ममता बनर्जी उस मीटिंग में नहीं गई और उन्होंने कहा कि जब आपने एमपीज को, एमएलएस को मीटिंग में बुलाया है तो ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और मैं नहीं जाऊंगी मीटिंग में। नहीं, मैंने आपको बताया ना, यहाँ की जैसा कभी था कि पाकिस्तान का लड़ाई भारत के साथ और कुछ वहां गड़बड़ होता है तो इंडिया के खिलाफ वो मोर्चा खोल देते हैं। तो यहाँ वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स भी ऐसा है, जितना नाकामियां है उसको दबाने के लिए ज्योति बाबू से लेके बुद्ध बाबू तक और आज ममता बनर्जी तक, हर बात में केंद्र सरकार और उसका प्रधानमंत्री इनके खिलाफ मोर्चा खोलना। माननीय प्रधानमंत्री खाली बंगाल नहीं, उड़ीसा भी गए थे और वहां तूफान से ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के साथ दौरा किया और कोई डिमांड भी नहीं किया। उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि आप आए, पैसा दिए, इससे धन्यवाद, और हम प्रेशर नहीं बढ़ेंगे केंद्र सरकार का कोविड के समय, हम अपना संभालेंगे। और यहाँ तो एकदम उल्टा है, अपमानजनक बातें करना, नहीं जाना, लेट जाना, एक पर्चा थामा के आ जाना और हर बात में विरोध करके असम्मानजनक बात करना। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और हमारे जो संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था, उसमें दिक्कत थी, जो ममता बनर्जी ने कहा, आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री से कोई दिक्कत नहीं थी, मैं जाती, वो प्राइम मिनिस्टर है, मेरा प्रोटोकॉल था, मुझे जाना चाहिए था। लेकिन जो आपने शुभेंदु अधिकारी को बुला लिया, जो टीएमसी से ही अलग हुए, आपने अब नेता विपक्ष बनाया है, कहा वो चीज हमको समझ में नहीं आई। नहीं, देखिए, उड़ीसा में भी मुख्यमंत्री थे और वहां के विपक्ष का नेता को भी बुलाया गया था। वो बीमार है इसलिए आ पाए। बंगाल में भी हमारे जो केंद्रीय मंत्री वो थे प्रधानमंत्री के साथ और विपक्ष के नेता को बुलाया गया था। मुझे लगता है कि उनको वो जो लज्जा अभी कम नहीं होगी, जो यहाँ स्लोगन चला था, बांग्ला तार मेय के चाय, बांग्ला उसकी बेटी को चाहती है। लेकिन शुभेंदु बाबू ने उसको गलत साबित कर दिया। उन्होंने प्रमाण कर दिया कि ममता बनर्जी को बंगाल नहीं चाहती है, मेदिनीपुर नहीं चाहती है, उसको हरा दिए। इसलिए उनके सामने आने में उनको शर्म हो रही है। मैं पूछता हूं कि लोग विधानसभा में तो हमारे नेता रहेंगे और ये मुख्यमंत्री रहेंगे, अब उनके सामने आएंगे या नहीं आएंगे, ये समझना चाहिए। दिलीप जी, खबर ये भी थी, आप दो चीजों पर आपसे और पूछूंगा। एक, उन्होंने अपने भतीजे को महासचिव बनाया है, कहीं ऐसी तो प्लानिंग नहीं कि आने वाले समय में भतीजा चीफ मिनिस्टर हो और ममता पीएम की रेस में आए, क्योंकि हम ट्वीट्स देखते हैं, ममता फॉर पीएम, ममता वर्सेस मोदी, एक विपक्ष के चेहरे के रूप में, पहला। लेकिन उससे पहले एक और मूलभूत सवाल है, कई ऐसी फेरिस्त है और ममता बनर्जी की मीटिंग में यह डिस्कशन हुआ है कि जो लोग टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए थे, वो बीजेपी से वापस टीएमसी में आ सकते हैं या नहीं, ऐसी एक लंबी फेरिस्त है। क्योंकि आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? कई लोग जो टीएमसी से आपके पास आए हैं वापस ममता के गढ़ में जाना चाहते हैं। देखिए, इसमें आपकी 3 बिंदु है। पहले ममता फॉर पीएम, ये लोकसभा के पहले ये नैरेटिव चलाया गया था। लेकिन उनका 34 पार्लियामेंट्री सीट से उनका हम 22 में ले आए, अभी तो 2-3 और छोड़ चुके हैं। दूसरा, इसके पहले ज्योति बाबू को चलाने का प्रयास हुआ है और मुझे लगता है कि ममता जी को रिप्लेस करने के लिए तैयार है भातीजा, इसलिए चलाया जा रहा है। और उस समय सारे पार्टियों को लाकर कलकत्ता में उन्होंने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बहुत बड़ी सभा भी की थी, हाथ ऊंचा करके खड़े थे। लेकिन चुनाव के बाद सब लोगों का हालत खस्ता है, अब कोई किसी का सूद नहीं लेता है। और अभी से एक स्वाभाविक रूप से इस प्रकार जो आंचलिक पार्टी है, लोकल पार्टी है, उसमें एक पारिवारिक सिस्टम चलती है। चाहे लालू जी को देखिए, मुलायम जी को देखिए, और बंगाल में उसी परंपरा में गाड़ी चल रही, शिवसेना में भी वही आया है। तो एक स्वाभाविक है कि जब मौका आएगा बिल्कुल अभिषेक जी इस पार्टी को चलाएंगे। एक पारिवारिक पार्टी, एक मालिकाना है, ऐसा ही हो रहा है। और तीसरा बिंदु आपने कुछ पूछा था हमको, जो पार्टी से लोग टीएमसी से बीजेपी के पास आए थे, अब वो वापस टीएमसी का रुख कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में हमारे देश में ये एक चलता है, लोग चुनाव के पहले बहुत लोग पार्टी बदलते हैं और विशेष करके जिस पार्टी की संभावना ज्यादा रहती है उसमें ज्यादा लोग आते हैं। ठीक है, इस बार बंगाल में भाजपा जीतने का संभावना, परिवर्तन का संभावना बहुत बड़ा था, लोग मान लिए थे उसको और इसलिए उनकी तरफ से भी बहुत लोग हमारे तरफ आए, हमको स्वीकार किया, टिकट भी दिए, कुछ जीते कुछ हारे।
आप जिनको लग रहा है कि जो सत्ता से बाहर हो गए, बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई, कुछ लोगों को वो जम नहीं रहे, उनको थोड़ा तकलीफ हो रही है। बोलते वहां का ऑक्सीजन कम था, बोल रहे थे, अभी बोलते यहाँ ऑक्सीजन कम है। ठीक है। अब प्रॉब्लम तो उनको रिस्पिरेटरी सिस्टम में है। ठीक है, वो सोचे, लेकिन हमने सबको स्वीकार करके काम में लगाया है। और जब वो जाना चाह रहे हैं सत्ता के साथ तो कुछ लोग जाएंगे। लाखों लोग आए थे, एक आध लोग जा सकते हैं, उसमें बीजेपी में फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है। दिलीप घोष साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के पश्चिम बंगाल के, आप हमसे जुड़े, आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। बहुत शुक्रिया दिलीप घोष साहब। धन्यवाद। अध्यक्ष हैं, साफ कह रहे हैं कि जो खून खराबा हो रहा है नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जो राजनीति है बंगाल की वो इसी तरीके से चलती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़।